गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? आपको सुन पा रहे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? कंफर्म कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। जो लास्ट लेक्चर में बातें हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, उतना क्लियर है आपको? समझ में आया आपको स्प्रिंग जेडीबीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रेट। तो लास्ट लेक्चर में जितना अपन ने कर लिया था, डिस्कशन को उससे आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा हमने अपनी रेपो क्लास का बेसिक पार्ट बना लिया था। हम लोगों ने अपनी सर्विस क्लास बना ली थी, हम लोगों ने अपनी एंटिटी क्लास बना ली थी, यानी स्टूडेंट क्लास। अब बढ़ते हैं आगे और इसके अंदर मेथड्स की बात होगी, आपस में कनेक्टिविटी की बात होगी, और फिर कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। चलिए, ये रहा आपका स्टूडेंट सर्विस, ये रही आपकी स्टूडेंट डॉट जावा, और ये है हमारी स्टूडेंट रिपोजिटरी। सबसे पहले इनके अंदर मेंबर्स ऐड करते हैं। ठीक, बिल्कुल आखिरी वाली क्लास से शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में कौन सी क्लास काम करेगी? सबसे लास्ट में काम करेगी रिपोजिटरी, है ना? वेरी गुड। तो रिपोजिटरी से शुरू करते हैं। क्या रिपोजिटरी को डेटाबेस से बात करनी है? हाँ, करनी है। अगर रिपोजिटरी को डेटाबेस से बात करनी हो तो उसे स्प्रिंग जेडीबीसी के कौन से कंपोनेंट की, कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत है? वेरी गुड, उसे जरूरत है जेडीबीसी टेम्पलेट ऑब्जेक्ट की। राइट। क्या जेडीबीसी टेम्पलेट एक बीन है? क्या जेडीबीसी टेम्पलेट एक बीन है? यस, जेडीबीसी टेम्पलेट एक बीन है। क्या आप चाहेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट आपको इंजेक्ट करके दे? हाँ, चाहेंगे। तो ये करने के लिए आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा। या तो जेडीबीसी टेम्पलेट के ऊपर लगाना पड़ेगा @ऑटोवायर्ड। ये कौन सा इंजेक्शन हो जाएगा? ये कौन सा इंजेक्शन हो जाएगा? भूल गए? वेरी गुड, ये फील्ड इंजेक्शन हो जाएगा, है ना? और अगर फील्ड इंजेक्शन नहीं करना हो तो कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ है। आप अपनी क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो मैं कंस्ट्रक्टर वाली अप्रोच ले रहा हूं, क्योंकि फील्ड इंजेक्शन आपको वैसे भी याद होगा रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं होता, क्योंकि वो अननेसेसरी रिफ्लेक्शन यूज करता है जो कोड की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। सो हम लोग यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर @ऑटोवायर्ड जरूरी है? तो जवाब है नहीं। कंस्ट्रक्टर अगर एक ही है तो @ऑटोवायर्ड ऑप्शनल है। कब से हुआ ये कि अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो @ऑटोवायर्ड ऑप्शनल है? कब से हुआ ये? पहले दिन से, जब से स्प्रिंग बूट बनाए तब से? वेरी गुड। 4.3 उल्टा लिख दिया है, स्प्रिंग 4.3 से हुआ है ये। ओके, वेरी गुड। और आपको अपनी रेपोजिटरी क्लास के ऊपर भी एनोटेशन लगाना पड़ेगा। यस, आपको रिपोजिटरी क्लास के ऊपर भी एनोटेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? आपको लगाना पड़ेगा रिपोजिटरी। इतना क्लियर है? रेपो क्लास के अंदर ये चीजें होंगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब आप बनाएंगे आपकी सर्विस क्लास। क्या सर्विस क्लास को रिपोजिटरी की जरूरत है? हाँ, क्योंकि सर्विस क्लास रिपोजिटरी के मेथड्स कॉल करेगी, तो उसे रिपोजिटरी बीन चाहिए। क्या सर्विस क्लास खुद भी बीन होगी? यस, वो खुद भी बीन होगी, तो यहां भी सर्विस लगेगा। और सर्विस के अंदर आप लिखोगे प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी रेपो। ठीक है? इफ यू विश आप यहां पे भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दीजिए, इसका भी डीआई हो जाएगा। ओके, सो विल गो टू कंस्ट्रक्टर विथ फील्ड्स और जनरेट कर दीजिए। एंड जस्ट फॉर आर रीडेबिलिटी इसके ऊपर लगा देते हैं अपन @ऑटोवायर्ड, ऑल्दो ऑटोवायर्ड यहां पर टोटली टोटली ऑप्शनल है। चलो आगे, यहां तक क्लियर? यहां तक समझ आया? बहुत बढ़िया। और सर्विस से कौन इंटरेक्ट करेगा? सर्विस से इंटरेक्ट करेगी आपकी मेन क्लास, है ना? वैसे तो रनर को करना चाहिए, बट अपन पहला एग्जांपल मेन से करते हैं, फिर मेन वाले कोड को रनर में कन्वर्ट करेंगे। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा, क्या मेन क्लास को स्टूडेंट चाहिए? हाँ। अगर हम स्टूडेंट को बीन बनाना चाहें तो @कंपोनेंट लगेगा। हाँ, अगर हम स्टूडेंट को बीन बनाना चाहें तो कंपोनेंट लगेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस पे कंपोनेंट लगाता हूं तो बाय डिफॉल्ट हर बीन कैसा होता है? सिंगलटन होता है। इसका मतलब स्प्रिंग मेरे लिए कितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा? एक। और मुझे डेटाबेस में मल्टीपल स्टोर करने होंगे। कुछ ऐसा कर सकता हूं कि स्प्रिंग मेरे लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स बनाए? वेरी गुड। मैं यूज कर सकता हूं @स्कोप एनोटेशन। और क्या बताना पड़ेगा स्प्रिंग को? स्कोप क्या है? स्प्रिंग को स्कोप बताना पड़ेगा प्रोटोटाइप है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा
कि जितनी बार आप स्प्रिंग से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मांगेंगे उतनी बार कितने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उतनी बार आपको मिलेंगे मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? चलूं आगे, यहां तक क्लियर? ठीक है, अंदर अपन डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट आईएनटी रोल, प्राइवेट आईएनटी रोल, ये एक मेंबर हो गया। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये हमारा दूसरा मेंबर हो गया। और प्राइवेट डबल परसेंटेज, ये हमारा तीसरा मेंबर हो गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इनके बना लेते हैं सेटर्स और गेटर्स। तो मैं सोर्स में गया, जनरेट गेटर एंड सेटर, सब सभी को सेलेक्ट कर लिया और जनरेट करा दिया सेटर और गेटर को। ये भी क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे डाउ क्लास में यानी रेपो क्लास के अंदर जरूरत पड़ेगी उन मेथड्स की जिन्हें हम अपनी मेन क्लास से कॉल करेंगे। तो हम इनको कॉल नहीं करेंगे, मेन क्लास कॉल करेगी सर्विस के मेथड को, सर्विस कॉल करेगी डाउ के मेथड को। सही बोला मैंने? है ना? अब हम डाउ के अंदर दो मेथड्स बनाना चाहेंगे। ठीक है, बल्कि पहले एक ही बनाते हैं फिर दूसरे पे आएंगे। मैं चाहूंगा मैं डाउ के अंदर एक मेथड बनाऊं जिसका काम होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में ऐड करना। मैं चाहूंगा मैं डाउ के अंदर एक मेथड बनाऊं जिसका क्या काम होगा, जिसका काम होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर ऐड करना। ठीक है, तो मैं अपने मेथड को नाम दे रहा हूं अपनी तरफ से सेव। ये मेरे मेथड का नाम हो गया पब्लिक, उसके बाद मैंने कह दिया वॉइड, उसके बाद मैंने नाम दे दिया सेव। पैरामीटर में क्या लेगा ये? पैरामीटर में ये लेगा स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है इसको स्टूडेंट क्यों भेज रहे हैं अपन? समझ आ रहा है इसको स्टूडेंट क्यों भेज रहे हैं? आप इसको स्टूडेंट इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसको पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो इसी के पास रोल नंबर, नेम और परसेंटेज तीनों चीजें हैं, इसलिए अपन इस पूरे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव में करेंगे पास। अब कैसे करेंगे वो कोड में देखिएगा। फिलहाल अब आप मुझे बताइए, अगर अगर ये जेडीबीसी का कोड होता तो क्या सेव के अंदर आपको कनेक्शन ओपन करना, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना, फिर सेटर्स कॉल करना, ये सारे काम करने पड़ते? एम आई राइट? लेकिन अब क्योंकि आप जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी टेम्पलेट आपको डेटाबेस इंटरैक्शन के अपनी तरफ से मेथड्स प्रोवाइड करती है। ये तो आपको याद ही होगा, कनेक्शन ओपन क्लोज करना तो वैसे भी आपका काम नहीं है, वो जेडीबीसी टेम्पलेट आपके लिए खुद ही कर देगी। अब वो आपको अपनी तरफ से कुछ मेथड्स देगी, जिन मेथड्स को अपन लोग यूज करेंगे फॉर व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रूड ऑपरेशन। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं जेडीबीसी टेम्पलेट के इंपॉर्टेंट मेथड से। ध्यान रखिएगा, जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेथड्स हैं। शुरुआत मैं इन चार मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, इन चार में पहले मेथड का नाम क्या दिख रहा है? इन चार में पहले मेथड का नाम आपको दिख रहा है अपडेट। दिख रहा है? क्या करता है? नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये सिर्फ अपडेट नहीं करता है, ये तीनों एक्टिविटीज करता है। तीनों मतलब अपडेट भी करता है, इंसर्ट भी करता है, डिलीट भी करता है। ठीक है, और अगर आपको एसक्यूएल के बेसिक्स याद हो तो अपडेट, इंसर्ट, डिलीट क्या ये डीएमएल ऑपरेशंस हैं? यस, ये सारे डीएमएल ऑपरेशंस करता है। ठीक है, अब अगले जो तीन मेथड आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में गेस करिए कॉमन क्या है? ये मत बोलिएगा क्वेरी कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन ये है, ये सारे के सारे आपके लिए सेलेक्ट कमांड चलाने का काम करते हैं। कौन सा कमांड? सेलेक्ट कमांड चलाने का काम करते हैं। यानी अगर आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना हो तो जेडीबीसी टेम्पलेट आपको कितने मेथड देता है? अगर डेटाबेस से डेटा फेच करना हो तो जेडीबीसी टेम्पलेट आपको तीन मेथड दे रहा है। एक का नाम है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, एक का नाम है क्वेरी फॉर लिस्ट, और एक का जस्ट नाम है क्वेरी। तीनों का काम है अलग अलग तरह से कौन सी क्वेरी चलाना? तीनों का काम है अलग अलग तरह से सेलेक्ट क्वेरी को रन करना। इसका मतलब अगर आप जेडीबीसी के साथ मैच करें तो ये जो अपडेट मेथड है ये जेडीबीसी के कौन से मेथड के बराबर है? बताइए, ये जो अपडेट मेथड है ये जेडीबीसी के कौन से मेथड के बराबर है? तो जवाब है ये जेडीबीसी के एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के बराबर है। जेडीबीसी में एक एग्जीक्यूट अपडेट मेथड होता है जो आपके लिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारी क्वेरीज रन करता है। और ये जो क्वेरी मेथड है ये किसके बराबर है? ये जेडीबीसी के एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के बराबर है।
जेडीबीसी में दो मेथड्स आपने पढ़े होंगे, एक का नाम था एग्जीक्यूट अपडेट, एक का नाम था एग्जीक्यूट क्वेरी, याद है? हम्म। तो जो एग्जीक्यूट अपडेट करता है वो जेडीबीसी टेम्पलेट में कौन करता है? जो एग्जीक्यूट अपडेट करता है वो जेडीबीसी टेम्पलेट में कौन करता है? वेरी गुड, वो जेडीबीसी टेम्पलेट में अपडेट करता है। और जो एग्जीक्यूट क्वेरी करता है वो जेडीबीसी टेम्पलेट में कौन करता है? वो ये तीनों करते हैं, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर लिस्ट एंड क्वेरी। आप डिटेल डिस्कस करें इन तीनों की, चारों की बल्कि। रेडी? तभी कोड लिख पाएंगे आप। जल्दी जल्दी जवाब दिया करें, सोते रहते हैं क्लास में। हाँ, फटाफट जवाब दिया करें एक्टिव वे में। मैं पूछता हूं 2 मिनट पहले, आपका जवाब आता है 3 मिनट बाद। 5 मिनट ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पहला मेथड जिसका नाम है अपडेट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अपडेट का काम है तीनों क्वेरीज को रन करवाना, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है। अब अपडेट मेथड की एक खास बात है, क्वेरी कोई भी रन करे, रिटर्न हमेशा क्या करेगा? क्वेरी कोई भी रन करे, रिटर्न हमेशा इंटीजर करेगा। और ये इंटीजर क्या बताएगा? ये इंटीजर ये बताएगा कि इस क्वेरी ने कितनी रोज पे इफेक्ट डाला। और अगर एक भी रो पे इफेक्ट नहीं डाला तो, अगर एक भी रो पे इफेक्ट नहीं डाला तो इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी 0। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है, अपडेट का सिंटेक्स क्या है? अपडेट कितने आर्गुमेंट लेता है? कितने आर्गुमेंट लेता है अपडेट? क्या कहना है आपका? गलत जवाब। अपडेट कम से कम एक और अनगिनत आर्गुमेंट लेता है। आपने 3 डॉट शायद मिस कर दिए। पहले भी आपको मैंने ये 3 डॉट समझाए थे। अगर ये 3 डॉट लगे हैं इसका मतलब कितने आर्गुमेंट जा सकते हैं? जवाब है मल्टीपल आर्गुमेंट जा सकते हैं। ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन एक आर्गुमेंट पक्का है। हाँ, एक आर्गुमेंट पक्का है। इसके अलावा आप आर्गुमेंट दें तो आपकी चॉइस, ना दें तो आपकी चॉइस। तो ये कहना गलत होगा कि अपडेट 2 आर्गुमेंट लेता है। अपडेट 2 से ज्यादा आर्गुमेंट भी ले सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब सवाल है सर ये आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है? तो जो पहला आर्गुमेंट है वो आपकी एसक्यूएल क्वेरी होगी। कौन सी वाली एसक्यूएल क्वेरी? या तो इंसर्ट वाली, या तो अपडेट वाली, और या तो डिलीट वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो एसक्यूएल क्वेरी है ना, आपको याद होगा ये दो तरह की होती है। जेडीबीसी में आपने सुना होगा, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये बिल्कुल ठीक कहा ऋषिकेत आपने। अगर मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 101 अमित, और यहां पास करता हूं 75.3, तो ये कौन सी क्वेरी है, स्टैटिक के डायनेमिक? ये स्टैटिक क्वेरी है। डेटा प्रोग्रामर दे रहा है अपने मन से खुद ही। यस। अगर आप स्टैटिक क्वेरी दे रहे हो तो अपडेट आपसे कितने आर्गुमेंट लेगा? सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा। लेकिन अगर आपको लगता है सर ये डेटा तो रन टाइम पे यूजर से आएगा, तो जो आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में करते थे वो यहां भी करोगे। वैल्यूज की जगह क्या लगा दोगे? वैल्यूज की जगह लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। और जितने क्वेश्चन मार्क लगाओगे उतने यहां पर पास करोगे कॉमा के बाद आर्ग्यूमेंट। जितने क्वेश्चन मार्क लगाओगे उतने कॉमा के बाद पास करोगे आर्ग्यूमेंट। तो अगर मान लो यहां 3 क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल सेम ऑर्डर में, अगर मान लो यहां 3 क्वेश्चन मार्क है तो ओवरऑल अपडेट कितने आर्गुमेंट लेगा? अगर यहां 3 क्वेश्चन मार्क हैं, ओवरऑल अपडेट 4 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट लेगा बेटा। चार। चार कैसे? पहला आर्गुमेंट क्वेरी होगा, यस और नो होगा, और अगले 3 आर्गुमेंट ये 3 क्वेश्चन मार्क्स के रिप्लेसमेंट होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ? एग्जाम्पल देखिए, रहा सा डाउट भी दूर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, क्या कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स नाम की एक टेबल मान रहे हैं डेटाबेस में है, उसमें एक रो इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें कितने कॉलम? जिसमें 3 कॉलम। तीनों की वैल्यूज प्रोग्रामर नहीं दे रहा है, हम डायनेमिकली सेट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा सर कहां डायनेमिकली, ये तो आपने ही 104 लिखा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये मैंने 104 लिखा है, लेकिन क्या इस 104 की जगह मैं रन टाइम पे ए ला सकता था, वेयर ए इज अ वेरिएबल जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी हो? इस पेन ड्राइव की जगह मैं एसटीआर ला सकता था, इस 450 की जगह मैं प्राइस ला सकता था। तो अभी जो डेटा है उस पर मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो यहां से डेटा सप्लाई होगा। 104 किसको रिप्लेस करेगा?
104 पहले वाले क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, पेन ड्राइव दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, और 450 तीसरे वाले क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो कितने ऑर्डर, कितने आर्गुमेंट हो गए? अपडेट के कितने आर्गुमेंट हो गए? 4 हो गए। एक आपकी क्वेरी और 3 वो वैल्यूज जो इन प्लेस होल्डर्स को चेंज करेंगी। ठीक है, आप ये बताइए एक बार में कितने रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं? एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। तो अगर ये क्वेरी प्रॉपरली चल गई तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 1। पर क्या इस बात की संभावना है कि इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम, कोई एक्सेप्शन आ जाए? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट टेबल ही ना हो, आप टेबल का नाम गलत दे दें, हो सकता है। अगर अपडेट में क्वेरी चलाने में कोई भी दिक्कत गई तो स्प्रिंग थ्रो करता है डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, है ना? जेडीबीसी में कौन सी एक्सेप्शन आती थी? जेडीबीसी में कौन सी एक्सेप्शन आती थी? एसक्यूएल एक्सेप्शन आती थी। चेक्ड थी, कैच करना कंपलसरी था। जी, चेक्ड थी, कैच करना कंपलसरी था। और कैच नहीं करते थे तो क्या लगाना था? कैच नहीं करते थे तो थ्रोज लगाते थे। लेकिन स्प्रिंग जेडीबीसी में डेटा एक्सेस एक्सेप्शन अनचेक्ड है। तो आपका मर्जी ट्राई कैच लगाइए, आपकी मर्जी ना लगाएं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अपडेट का सेकंड एग्जांपल देखिए। पहले से तो आपने इंसर्शन सीखा। अब मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट या कोई रो अपडेट करनी है, तो आप अपडेट को अपडेट क्वेरी पास करेंगे। इस क्वेरी के अंदर मैं किस बेसिस पर किसको अपडेट कर रहा हूं, जरा बताइए। इस क्वेरी में किस आधार पर किसको अपडेट कर रहा हूं? तो आपका जवाब होगा सर, प्रोडक्ट नेम के आधार पर आप प्राइस को अपडेट कर रहे हैं। राइट, और मैं कह रहा हूं कि जिस प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप है उसकी प्राइस 55,000 कर दी जाए। जिस प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप है उसकी प्राइस 55,000 कर दी जाए। समझ आ रहा है आपको ये भी? अच्छा, कितने प्रोडक्ट्स का नाम लैपटॉप होगा? शायद एक, शायद एक से ज्यादा, शायद एक भी नहीं। तीनों बातें हो सकती है ना? शायद एक, शायद एक से ज्यादा, शायद एक भी नहीं। जैसा होगा वैसा आंसर मिल जाएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट लैपटॉप के नाम से हुआ तो अपडेट की रिटर्न वैल्यू 1। एक भी नहीं हुआ, अपडेट की रिटर्न वैल्यू 0। मल्टीपल हुए, अपडेट की रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0। सही है, वेरी गुड। तीसरा है डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम पास कर रहे हैं 102। तो 102 आईडी वाला प्रोडक्ट ढूंढा जाएगा। अगर मैं मान लूं कि प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 102 के दो रिकॉर्ड हो। या तो होगा तो एक ही होगा, और या एक भी नहीं होगा। सही कहा मैंने? अगर एक रिकॉर्ड हुआ तो रिटर्न 1 होगा, एक भी नहीं हुआ तो रिटर्न 0 होगा। अपडेट को लेकर कोई डाउट तो प्लीज पूछें। अगर सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अपडेट समझ आया? वेरी गुड। अब मिलिए अगले 3 मेथड में से पहले मेथड से, जिसका नाम है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। पढ़िए और बताइए क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट क्या करता है। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट क्या करता है? सेलेक्ट चलाता है, वो तो मैंने ही बता दिया है। कौन सी स्थिति में आप इसको यूज करेंगे? बेटा डीएमएल तो है ही ऋषिकेत, सेलेक्ट डीएमएल ही तो है। सिंगल मतलब? अरे बच्चे, सेलेक्ट रीड ही तो करता है। कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग आज? हाँ, ऐसा लग रहा है कॉलेज के पेपर का एग्जाम भर रहे हो। हाँ, कुछ भी लिखना है जो टीचर को समझ में आए ना आए। आप इसको वो सेलेक्ट क्वेरी देंगे जो डेटाबेस से क्या उठा के लाए? सिर्फ एक सिंगल कॉलम। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट किस पे काम करता है? सिंगल कॉलम पे करता है। मतलब समझना, इमेजिन करिए ये मेरे पास मेरी एक टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है। गौर कीजिएगा, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर मान लीजिए 4 कॉलम्स हैं। ठीक, पहले कॉलम का नाम है आईडी, दूसरे का नाम है नेम, तीसरे का नाम है प्राइस, और चौथे का नाम है कैटेगरी। ठीक है, आईडी है 101, नाम है लैपटॉप, प्राइस है 50,000, कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आईडी है 102, नाम है मान लीजिए बेडशीट। ठीक है, प्राइस है 1,500 रुपए, कैटेगरी है क्लॉथ्स। देन 103, नेम है नाइकी समथिंग समथिंग शूज, प्राइस है 10,000 रुपए, कैटेगरी है शूज। 104, अगेन एक लैपटॉप, प्राइस 35,000, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ रही है टेबल?
समझ में आ रही है टेबल? यस और नो आ रही है? ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं अपने स्प्रिंग कोड के थ्रू, गौर से सुनना, मैं अपने स्प्रिंग कोड के थ्रू जिस प्रोडक्ट का नाम बेडशीट है उसकी प्राइस लेकर आऊं। जिस प्रोडक्ट का नाम बेडशीट है उसकी प्राइस लेकर आऊं। तो ये करने के लिए अब आप मुझे बताइए मेरे को कितनी वैल्यूज मिलेंगी? एक वैल्यू मिलेगी। विल आई गेट सिंगल वैल्यू 15,000? अगर आपको एक वैल्यू मिलने की उम्मीद है तो आप यूज करेंगे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? एक सिंगल वैल्यू मिलने की उम्मीद है तो आप यूज करेंगे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? है ना? अगर आपको लग रहा है सर एक से ज्यादा बेडशीट हुई तो वो भी बताता हूं, पर अभी समझ लीजिए एक सिंगल वैल्यू मिल रही है तो आप यूज करेंगे, हाँ आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। अगर एक सिंगल वैल्यू मिल रही है तो आप यूज करेंगे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है? क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट आपसे पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है? सेम एसक्यूएल क्वेरी ले रहा है। ठीक है। क्या क्वेरी होगी ये? तो ये क्वेरी होगी, गौर से देखिएगा, सेलेक्ट, क्या पिक करना है आपको? तो हमें पिक करनी है प्राइस। तो मैं कहूंगा सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये मेरा पहला आर्गुमेंट होगा। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है? ये मेरा पहला आर्गुमेंट होगा। अब ध्यान से सुनना सेकंड आर्गुमेंट क्या है। सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर आपको उस क्लास का नाम पास करना है। आपको उस क्लास का नाम पास करना है जैसी वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है। तो आप मुझे बताओ 15,000 जावा के लिए क्या है? इंटेजर। तो आप यहां पे पास करोगे इंटेजर डॉट क्लास। इंट नहीं पास करेंगे, इंटेजर डॉट क्लास पास करेंगे। क्लास का नाम पास होना है यहां पर। याद करिए, आप ये काम पहले भी कर चुके हैं, गेट बीन के साथ कर चुके हैं। गेट बीन को अपनी एंटिटी क्लास का नाम या बीन क्लास का नाम देते थे आप, वही चीज यहां करेंगे आप। तो ये लिखकर आप स्प्रिंग को ये बता रहे हैं कि जो प्राइस आएगी वो इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करके मुझे देना। क्लियर है? ठीक है। और जो तीसरा वाला आर्ग्यूमेंट है उसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करने वाली वैल्यू देनी है। इस क्वेश्चन मार्क को जिससे रिप्लेस करना है वो वैल्यू देनी है। तो मेरे केस में वो बेडशीट थी, तो मैं यहां पास कर दूंगा बेडशीट। आया समझ? क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए है? क्या करता है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट? क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट आपसे क्वेरी लेता है, उस क्वेरी को रन करता है और पूरी रो उठा के लाता है? नहीं, रो नहीं लाता, सिर्फ एक सिंगल कॉलम लाता है। अच्छा, दो कॉलम ला सकता है? नहीं, सिर्फ एक कॉलम लाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर प्राइस के साथ साथ कैटेगरी भी बुलवा लें, नहीं बुलवा सकते। या तो प्राइस आएगी या तो कैटेगरी आएगी, कोई एक आएगी। गेस करो रिटर्न टाइप क्या होगी? खुद ही गेस करो। रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर होगी? गलत जवाब। रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगी। एम आई राइट? रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगी। गॉट इट? विच मीन्स इवन इन द केस मल्टीपल रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड प्रेजेंट हुए ऋषि के, या एक भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं हुआ, दोनों परिस्थितियों में ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। ओहो, इसका मतलब इसको कब यूज करना चाहिए? इसको तभी यूज करना चाहिए जब आप डेड श्योर हो कि जो आप क्वेरी फायर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कितनी रोज हैं। 100% एक रो है, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये एक्सेप्शन थ्रो करता है क्या? हाउ डू वी नो कि डेटा किस टाइप का है डीबी में? बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए धीरज। टेबल किसने बनाई है? टेबल आपने बनाई है एज अ डेवलपर। तो अगर आपको डेटा टाइप का अंदाजा नहीं होगा तो आप कैसे कॉल करोगे? डेटा टाइप तो पता होनी चाहिए ना। जब तक हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर नहीं होगा हम कैसे बता पाएंगे? क्लियर? तो टेबल का स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, अंदाजे से क्वेरी नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए। अच्छा, पहले ये पढ़ लीजिए, क्या ये एक्सेप्शन देता है? तो जवाब है बिल्कुल देता है। क्या इस बात के चांसेस हैं कि इसके पास एक भी रिकॉर्ड ना हो, मैचिंग रिकॉर्ड ही ना मिले, कोई बेडशीट ही ना हो? बिल्कुल है। अगर कोई बेडशीट नहीं हुई तो ये थ्रो कर देगा एम्प्टी रिजल्ट डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ये तब भी एक्सेप्शन देगा जब एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, ये तब भी देगा जब मल्टीपल मिले। गॉट इट? वेरी गुड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, क्या फेच करके ला रहे हैं? तो जवाब है जी प्रोडक्ट का नाम फेच करके ला रहे हैं।
क्या प्रोडक्ट का नाम स्ट्रिंग होगा? हाँ, इसलिए आप चेक करिए सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर क्या जा रहा है, सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर जा रहा है स्ट्रिंग डॉट क्लास। और ये हमारी कंडीशन है कि आईडी के बेस पर फेच करना है, ये आईडी की वैल्यू है, ये भी क्लियर है? ठीक है, दूसरे एग्जांपल में क्या फेच करके ला रहे हैं, प्राइस फेच करके ला रहे हैं। अब प्राइस इंटीजर भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। ये कोड ये मानकर लिखा गया है कि प्राइस क्या है, ये कोड ये मानकर लिखा गया है कि प्राइस डबल है, इसलिए हमने यहां डबल डॉट क्लास लिखा है। कंडीशन यहां भी प्रोडक्ट नेम के बेस पर है, प्रोडक्ट नेम की ये वैल्यू दे दी अपन ने मोबाइल। आया कुछ कुछ समझ? अब आप पूछ रहे थे रिटर्न टाइप क्या है, खुद ही डिसाइड करो रिटर्न टाइप क्या है। जो पहला वाला क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें रिटर्न नेम कर रहा है, यानी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। जो दूसरा वाला क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें रिटर्न प्राइस कर रहा है, यानी रिटर्न टाइप डबल है। इसका मतलब रिटर्न टाइप इस पे डिपेंड करेगी जो तुम सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हो। समझ आ रहा है? अगर आपका सेकंड आर्गुमेंट डबल डॉट क्लास है, रिटर्न वैल्यू डबल। हाँ ऋषिकेत, एक्सेप्शन सेलेक्ट स्टार मतलब एक से ज्यादा कॉलम ना, एक से ज्यादा कॉलम नहीं आ सकते इससे। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट मतलब ओनली वन कॉलम। अगर एक से ज्यादा कॉलम चाहिए तो तीसरा मेथड है, वो कौन है? वो है क्वेरी, उसको यूज करेंगे। क्लियर? चलूं आगे, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ सबको? बट अपन क्लास नेम दे रहे हैं तो कन्वर्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है। मैं समझा नहीं शुभम, क्या डाउट है? करो अनम्यूट, बोलो। हेलो। हाँ जी शुभम बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि सर जैसे इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट क्लास है, बट सर अगर अपन सेकंड आर्गुमेंट में जैसे स्ट्रिंग डॉट क्लास अपन ने दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में। बिल्कुल, जैसा तुम यस क्लास सर। का नाम दे रहे हो उसके हिसाब से डाउनकास्ट करके तुम्हें दे दे रहा है। रिटर्न ओके टाइप सर। वैसे ही कर दे रहा है जैसा तुम वहां क्लास का नाम पास कर रहे हो, यही तो गेट बीन भी करता था ना। यस सर, सर अगर अपन नहीं देंगे तो ये डॉट क्लास। एरर आएगी, आर्गुमेंट तो चाहिए उसको। और सर अगर अपन यहाँ पर अगर उसको ऑब्जेक्ट में लेना चाहे तो जैसे स्ट्रिंग नेम भी अगर अपन ओबीजे हाँ तो दे दो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट कर क्लास दें, दे दो, ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। नहीं मतलब देना एक्सेशन अलग है, नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट देना अलग है ना, तुम तो कह रहे हो नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट दे दो, हर चीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेबल है। फिर ये सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शनल हो जाएगा। क्यों से ऑप्शनल क्यों हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डॉट क्लास तो लिखना पड़ेगा ना, ऑप्शनल कहाँ हो गया? ओके। लिखोगे तो सही ना, तुम अपने आप थोड़ी मान लेगी जावा कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके सर, गॉट इट सर। ओके, हाँ जी। सर थैंक चलें यू। आगे, वेलकम बेटा। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर सबको? तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपकी क्वेरी एक कॉलम फेच कर रही है तो आप यूज करेंगे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। क्लियर? बढ़ूं आगे? बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, टेबल में कंट्रीज हैं और कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट चलेगा अगर मुझे कंट्री के बेस पर प्राइम मिनिस्टर का नाम चाहिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि एक कंट्री के दो प्राइम मिनिस्टर हो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ना हो। एम आई राइट? है ना? लेकिन अगर हुआ तो एक ही होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड हुआ तो एक ही रिकॉर्ड होगा ना, दो तो होंगे नहीं। करेक्ट? ऐसी स्थिति में आप यूज कर सकते हैं क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। और अगर आपको लग रहा है सर नहीं हुआ तो आप ट्राई कैच लगाइए, पता लग जाएगा नहीं है, हैंडल कर लीजिए एक्सेप्शन। ये थोड़ी है कि एक्सेप्शन हैंडल करनी ही नहीं है, आपको करनी चाहिए। अगर आपको सेकंड केस भी हैंडल करना है कि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो मेरा कोड क्रैश ना करे, हम ये बोल पाए कि नो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर? चला जाए आगे, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल? बहुत बढ़िया, हमारा अगला मेथड है क्वेरी फॉर लिस्ट। अब क्या इस बात के चांसेस थे कि बेडशीट एक से ज्यादा हो? क्या इस बात के चांसेस थे कि हमारी क्वेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी के बेस पर होती? है ना? अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप जो क्वेरी फायर कर रहे हैं वो कॉलम तो एक ला रही है लेकिन मल्टीपल अकरेंसेस ला रही है, कॉलम अभी भी एक आएगा लेकिन रो मल्टीपल आएंगी, ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे क्वेरी फॉर लिस्ट। तो क्वेरी फॉर लिस्ट क्या रिटर्न करता है? क्वेरी फॉर लिस्ट एक लिस्ट रिटर्न करता है। लिस्ट किसकी होती है? लिस्ट सेम कॉलम के मल्टीपल अकरेंसेस की होती है। जैसे जैसे इस एग्जांपल को देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए अगर मैं वेयर नहीं लगा रहा हूं तो क्या एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे?
आएंगे ना, अगर मैं वेयर नहीं लगा रहा हूं तो सारी रोज आएंगी, है ना। लेकिन सारी रोज में मैं कॉलम कितने फेच कर रहा हूं, मैं कॉलम अभी भी एक फेच कर रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर इमेजिन करें, तो ये जो नेम्स एक लिस्ट को पॉइंट करेगा, क्या उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होंगी? हाँ, मल्टीपल एंट्रीज होंगी, 0 to n-1, लेकिन वो मल्टीपल एंट्रीज होंगी सारी की सारी एक ही टाइप की। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोडक्ट नाम बुलाया है तो सब के सब स्ट्रिंग होंगे। हुआ क्लियर? तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको मल्टीपल अकरेंसेस एक सिंगल कॉलम की फेच करनी है, ऐसी स्थिति में आप इसको यूज करें, है ना। तो क्या ये वैलिड क्वेरी होगी इसके लिए? अगर मैं इसको बोलूं, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कैटेगरी की जगह मैं पास कर दूं शूज। क्या बोलते हैं? कैटेगरीज की जगह मैं पास कर दूं शूज। इसका तीसरा आर्गुमेंट भी है, ध्यान रखिएगा। सेकंड आर्गुमेंट की जगह तो मैं पास करूंगा डबल डॉट क्लास, और थर्ड आर्गुमेंट की जगह पे मैं पास कर दूंगा शूज। तो क्या यहां शूज सब्सटीट्यूट होकर मेरे को सबकी शूज की प्राइस मिल जाएगी लिस्ट के फॉर्म में? बिल्कुल, सारे शूज की प्राइस मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और प्राइस की वैल्यू किस टाइप की होगी? प्राइस की वैल्यू डबल टाइप की होगी। और आप इसको किस में रिसीव करोगे? आप रिसीव करोगे उसको लिस्ट में। समझ आया? ठीक है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, ऐसा हो सकता है शूज हो ही ना, हो सकता है, ऐसी स्थिति में ये कोई एक्सेप्शन नहीं देगा, ये आपको एम्प्टी लिस्ट दे देगा। अगर शूज ना हुए तो ये आपको रिटर्न कर देगा एम्प्टी लिस्ट। या मान लीजिए यही टेबल हमारी खाली पड़ी हुई है, प्रोडक्ट्स टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो कोई प्रोडक्ट नेम नहीं होगा, तो हमें मिल जाएगी एम्प्टी लिस्ट। ये भी क्लियर है? हाँ जी शुभम, इंटरनली एरे लिस्ट। बढ़ू आगे? गुड। नेक्स्ट अब आता है क्वेरी मेथड। सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा वैरायटी इसकी है, और इसमें पूरा एक लेक्चर लगेगा, होपफुली सेकंड वाला लेक्चर, क्योंकि इसमें कुछ नया आएगा जो आपने अभी तक ना स्प्रिंग जेडीबीसी में देखा, ना जेडीबीसी में देखा। कोड देखिए, आपको दिख जाएगा मैं किस नई चीज की बात कर रहा हूं। क्या आ रहा है नया? वेरी गुड। नया आ रहा है रो मैपर। अब सवाल है रो मैपर अपने आप में क्या है? तो ये अच्छा खासा टॉपिक है। रो मैपर एक इंटरफेस है स्प्रिंग जेडीबीसी में, पर इसका अपना लेंदी डिस्कशन है जो मैं आपसे करूंगा अगले लेक्चर में। अभी बस इतना सुन लीजिए, अगर आपको सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी चलानी हो, सेलेक्ट स्टार में कितने कॉलम आएंगे, एक या मल्टीपल? मल्टीपल। और रोज भी मल्टीपल आएंगी? हाँ, रोज भी मल्टीपल आएंगी। तो अगर आपको मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम चाहिए, या मल्टीपल कॉलम सिंगल रो चाहिए, कोई भी केस है ऐसा, तो आप यूज करेंगे क्वेरी मेथड, जिसमें पहला आर्गुमेंट आपकी सेलेक्ट क्वेरी हो जाएगी, और दूसरा आर्गुमेंट एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैपर ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रो मैपर ऑब्जेक्ट। और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न ये भी आपको लिस्ट करेगा, रिटर्न ये भी आपको लिस्ट करेगा। अब ये न्यू प्रोडक्ट मैपर क्या है, ये सारी बातें अगले लेक्चर में डिटेल में हम करेंगे। हालांकि इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, डेफिनेटली ये प्रोग्रामर ने कोई क्लास बनाई होगी, उसी का यहां पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं? स्प्रिंग जेडीबीसी तो कोई प्रोडक्ट नाम की क्लास देगा नहीं, हम ही ने बनाई होगी प्रोडक्ट रो मैपर नाम की क्लास, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो एक लेंदी डिस्कशन है जो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। क्लियर हो गए आपको चारों मेथड? चौथा नहीं भी हो, बाकी तीन हो गए, चौथा तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा ही नहीं है। राइट, तो नाउ यू आर ऑल सेट टू डेवलप दिस एप्लीकेशन, जिसको आधा अधूरा हम बना चुके हैं। अब हमें इसको बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। तो हमको एक स्प्रिंग जेडीबीसी एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें एक स्टूडेंट बीन क्लास हो, जिसमें 3 इंस्टेंस वेरिएबल हो, ये हम बना चुके हैं। स्टूडेंट्स नाम का H2 डेटाबेस में एक टेबल बने, वो भी हमने लिख ली है। उसके बाद एक रिपोजिटरी क्लास हो, रिपोजिटरी क्लास के अंदर एक मेथड हो, वो मेथड क्या करे, वो मेथड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले और डेटाबेस में उसको इंसर्ट कर दे। एक सर्विस क्लास हो जो रिपोजिटरी से बात करे, और एक मेन क्लास हो जो किससे बात करे, एक मेन क्लास हो जो सर्विस से बात करे। क्लियर? बस छोटा सा एक यही कोड लिखना है अपन को। रेडी? तो हमने कुछ कुछ तो इस कोड को कर लिया है, अब बाकी बचा हुआ कोड लिख लेते हैं। अब अपन आते हैं अपने रेपो में, और अपन रेपो के अंदर, ये हमारा रेपो है,
और रेपो के अंदर बनाते हैं अपन सेव नाम का मेथड। ठीक है, क्या सेव करना है आपको? रोल नंबर सेव करना है, नाम करना है, परसेंटेज करनी है, तीनों करने हैं? तो जवाब है तीनों करने हैं। मतलब पूरा रिकॉर्ड करना है। यस, पूरा रिकॉर्ड करना है। तो आर्गुमेंट टाइप इसका क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट टाइप इसका हो जाना चाहिए स्टूडेंट। ये किसका मेथड बना रहा हूं मैं, अच्छे से देखिएगा। ये मैं रेपो का मेथड बना रहा हूं। क्लियर? ठीक है, अब अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो तो आप मुझे बताइए रेपो में क्या लिखेंगे? क्या रेपो में हमें इंसर्ट क्वेरी लिखनी होगी? यस, रेपो में हमें इंसर्ट क्वेरी लिखनी होगी। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग क्यू आर वाई इज इक्वल टू, और यहां मैं लिखूंगा अपनी इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉलोड बाय वैल्यूज। और वैल्यूज के बाद मैं क्या लिखूंगा? वैल्यूज के बाद मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। क्या ये तीनों डेटा मुझे एस ऑब्जेक्ट से मिलने वाला है? बिल्कुल। तो फिर इसके बाद मेरी ये क्वेरी को मैं कर दूंगा क्लोज। ये क्वेरी मेरी क्लोज हो गई। ठीक है, पैरेंथेसिस बंद, क्वेरी बंद, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्वेरी में, याद रखिएगा, सिर्फ क्वेरी लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अपन जेडीबीसी टेम्पलेट का बनाएंगे। कब ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, उसका कॉल करेंगे मेथड। कौन सा मेथड? तो जवाब है इसका कॉल करेंगे अपडेट मेथड। क्या पास करेंगे अपडेट को? कौन सा वाला अपडेट कॉल करेंगे? तो ये चौथा वाला अपडेट कॉल करेंगे, जो हमसे पैरामीटर में कितनी चीजें ले, जो हमसे पैरामीटर में क्वेरी ले और प्लेस होल्डर्स के रिप्लेसमेंट्स ले। ठीक, तो हमने क्वेरी पास कर दी। कितने क्वेश्चन मार्क हैं? 3 क्वेश्चन मार्क हैं। तीनों के लिए 3 रिप्लेसमेंट्स दीजिए। पहला वाला एस डॉट, पहला वाला एस डॉट गेट फॉलोड बाय रोल। दूसरा एस डॉट गेट नेम। तीसरा एस डॉट गेट परसेंटेज। क्लियर हुआ? तीनों गेट क्लियर हुए? ठीक है, यहां आ जाएगा सेमीकोलन, कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी अपडेट की। यस, अपडेट आपको ये जरूर बताएगा उसने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करे, जिसको हम किस में रिसीव कर लें, जिसको हम रिसीव कर लें काउंट नाम के एक वेरिएबल में। ये भी क्लियर? और यहां लिख दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड इंसर्टेड कोलन प्लस, और प्लस करके यहां क्या आ जाएगा? प्लस करके यहां काउंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? कॉलम नेम मिसिंग। क्या मिस हो गया? मैं समझा नहीं ऋषिकेश, कहां कॉलम नेम मिसिंग? इंसर्ट क्वेरी में? कॉलम का नाम देना जरूरी थोड़ी होता है। कॉलम का नाम देना तब कंपलसरी होता है जब आप सारे कॉलम में डेटा ना डाल रहे हो। हमारे टेबल के अंदर 3 कॉलम है, तीनों में डेटा डाल रहे हैं, तो कॉलम का नाम देना जरूरी नहीं है। वी कैन ड्रॉप इट। हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में स्कीमा वाली फाइल बनाई थी, उसमें हमने सीक्वेंस यही रखा था ना, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी एग्जाम्पल 1। इसमें आपको याद होगा अपन ने रिपोजिटरी में जाकर एक स्कीमा डॉट एसक्यूएल बनाई थी। उसके अंदर यही था ना ऑर्डर, रोल अंडरस्कोर एनो, देन एस अंडरस्कोर नेम, एंड देन परसेंटेज। बस उसी ऑर्डर में मैंने वैल्यूज दी हैं। क्लियर? चलो आगे। राइट, ये हो गया आपका रेपोजिटरी का मेथड। लेकिन जैसा आप जानते हैं, क्या रेपो मेथड से मेन डायरेक्ट बात करेगा? नहीं करेगा। रेपो से बात कौन करेगी? रेपो से बात करेगी सर्विस। तो हमने सर्विस में भी सेव नाम का मेथड बना रखा है। सर्विस में कितने लाइनों का कोड आएगा? सर्विस में मात्र एक लाइन का कोड आएगा। और वो क्या होगा? वो होगा रेपो डॉट सेव, पैरामीटर में हम पास करेंगे एस। क्लियर है? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। फिर आएगी हमारी मेन क्लास। दिस इज आर मेन क्लास, दैट इज मेन योर एससी डॉट लाइव रिटर्न रेपो डॉट सेव। नहीं शुभम, रिटर्न अगर करना है तो फिर यहां रिटर्न टाइप वॉइड की जगह इंट होगी, और अगर यहां वॉइड की जगह इंट होगी तो फिर यहां भी इंट होगी। हम तो यहां से कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे ना, हम तो यहीं प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है ना? गुड।
अब आ जाइए मेन में। ठीक है, अब मुझे बताइए इस मेन में आपको कितने बीन चाहिए? इस मेन में आपको कितने बीन चाहिए? दो बीन चाहिए ऋषिकेश। एक स्टूडेंट बीन चाहिए, एक सर्विस चाहिए। सही बात है ना? ठीक है, अब बीन आपको कौन ला कर देता है? तो बीन आपको गेट बीन ला कर देता है। गेट बीन किसका मेथड होता है? किसका मेथड है गेट बीन? कंटेनर का मेथड है। तो आपको यहां कंटेनर बनाना पड़ेगा रन की रिटर्न वैल्यू को रिसीव करने के लिए। यस, याद है आपको रन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? बहुत बड़ा सा नाम था। रन ये कहता है जिस तरह की स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगी मैं वैसा कंटेनर लॉन्च करूंगा। आपको मैंने कहा था अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो रिटर्न करता है कॉन्फ़िगरेबल सर्वलेट वाला कंटेनर। अगर आप एक नॉर्मल स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो रिटर्न करता है आपको कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट याद है? याद है ना? वेरी गुड, तो आपको ये करना पड़ेगा। सही बोला मैंने? गुड, तो अब आपको इसकी रिटर्न वैल्यू को करना पड़ेगा रिसीव। तो मैंने सबसे पहले कहा कॉन्फ़िगरेबल, है ना? पहली बार अब मुझे इस कंटेनर को रिसीव करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस कंटेनर के मेथड की जरूरत पड़ेगी। सो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल टू के बाद आपका ये पूरा नाम विच इज स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन। तो आ जाएगा हमारे पास कंटेनर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। अब इस कंटेनर ऑब्जेक्ट से क्या हम लोग सर्विस ऑब्जेक्ट मांग सकते हैं? ये हमको सर्विस ऑब्जेक्ट देगा? बिल्कुल देगा। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट सर्विस, आई एम कॉलिंग इट सर्व, इज इक्वल्स टू कंटेनर डॉट कौन सा मेथड? बीन कैसे मांगते हो? वेरी गुड, गेट बीन। ठीक है, एक ही सर्विस क्लास है, एक ही सर्विस है, एक ही ऑब्जेक्ट है उसका। यस, तो सीधे नाम चलेगा स्टूडेंट सर्विस डॉट क्लास। यस, सीधे नाम चलेगा स्टूडेंट सर्विस डॉट क्लास। सही लिखा मैंने? सही लिखा? क्लियर है? ग्रेट। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट तो कर दिया मैंने बट वो इंपोर्ट कर नहीं रहा है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। नाम में मिस्टेक, यस, स्टूडेंट सर्विस है ना? ठीक है, इसी तरह से हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। यस, इसी तरह से हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट एस, बना दिया होगा कंटेनर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी। यस, बिल्कुल बना दिया होगा। आपने क्लास पाथ में रखी है ना अपनी क्लास, जितने उसको कंपोनेंट सर्विस और रेपो मिले होंगे सबके बना के बैठ गया होगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अपन लोगों ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डिमांड करा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है कि ऑब्जेक्ट अभी एम्प्टी है? आई मीन इसके रोल नेम और परसेंटेज में कुछ है? तो जवाब है डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, है ना? इसके अंदर कुछ भी वैल्यू यूजर से नहीं मिली है। नाउ कैन आई मेक यूज ऑफ स्कैनर? यस, तो अब मैं कहूंगा स्कैनर के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर। बहुत बढ़िया, यहां पास हो जाएगा सिस्टम डॉट इन। वेरी गुड, सिस्टम डॉट इन। और इसके बाद अब आप तीन इनपुट्स मांगेंगे। तो मैंने पहला बोला यूजर को एंटर रोल नंबर। ठीक, जो भी रोल नंबर यूजर से मुझे मिला उसको मैंने रोल में रख लिया बाय राइटिंग द यूजुअल के बी डॉट नेक्स्ट इंट। ये मुझे रोल नंबर मिल गया। ऑन सिमिलर पैटर्न्स मैंने मांगा स्टूडेंट का नाम, एंटर नेम, और मैंने यहां पे कह दिया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू के बी डॉट नेक्स्ट। ये अपन को नाम मिल गया। फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर परसेंटेज डबल फॉलोड बाय परसेंटेज इज इक्वल्स टू के बी डॉट नेक्स्ट डबल। क्लियर है? ये आपके तीनों इनपुट्स आ गए। ठीक, अब क्या करना है इन इनपुट्स का? तो डेटाबेस में भेजना है। कौन लेकर जाएगा? सर्व लेकर जाएगा। क्या कॉल करेंगे? कॉल करेंगे सर्व डॉट सेव, पास कर देंगे आप एस। आ रहा है समझ? बस खत्म। ठीक, बस एक प्रॉब्लम है, आप रिकॉर्ड देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों क्यों नहीं देख पाएंगे?
क्योंकि जो आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं H2, उसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास जो आपको उसका डेटा दिखा दे। गॉट इट? तो डेटा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्ड गया है कि नहीं? तो आप ही को अपने रेपो में बनाना पड़ेगा एक और मेथड, जिसको कॉल करें तो हमारे पास डेटा आ जाए। वेरी गुड, H2 कंसोल। और H2 कंसोल किस पे चलता है? H2 कंसोल चलता है वेब एप्लीकेशंस के साथ। हम बना रहे हैं इस समय बेसिक एप्लीकेशन, इसलिए हमें अभी H2 कंसोल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? चलें आगे। डन। ग्रेट। आप करिए आप इस एप्लीकेशन को रन। तो जैसे ही मैंने कहा राइट क्लिक करके राइट स्प्रिंग बूट ऐप, एप्लीकेशन रन हुई। क्या दिक्कत? चेक करिए। फेल टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्क्रिप्ट सो एंड सो स्कीमा डॉट एसक्यूएल। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक, वेर कैर। तो इसको ठीक करते हैं। वेर, CHAR, कैर। परफेक्ट। बाकी सही है, बाकी सही है। अब करिए इसको रन। ठीक। एंटर रोल नंबर, मैंने कहा 101। एंटर नेम, मैंने कहा दीपक। एंटर परसेंटेज 56.7। बस आपको अपने रेपो के जवाब पे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ भाई रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। सही है? क्लियर है? ठीक। अब आपका असाइनमेंट, आपको इसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके लाना है। ऐसे मॉडिफाई करके लाना है कि अब आपको अपनी रेपो क्लास के अंदर दो मेथड और देने हैं। तो टोटल कितने मेथड हो जाएंगे आपकी रेपो में? टोटल आपकी रेपो में 3 मेथड हो जाएंगे। एक का नाम होना चाहिए गेट काउंट। मैं इस मेथड को अगर कॉल करता हूं तो ये मुझे ये बताए कि टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। जैसे अभी अगर मैं दीपक का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद इसे कॉल करूं तो ये क्या बताए? 1 बताए। वेरी गुड। दूसरा मेथड है फाइंड बाय आईडी। गौर करिएगा, इस मेथड को हम पास करेंगे रोल नंबर, और ये हमें उस स्टूडेंट का नाम रिटर्न करे जिसका रोल नंबर हमारे रोल नंबर से मैच कर जाए। क्लियर है? और ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं रोल नंबर दूं उस रोल नंबर का स्टूडेंट ही ना हो सकता है। तो मुझे मैसेज मिल जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है? और रिकॉर्ड मल्टीपल इंसर्ट करने हैं। रिकॉर्ड मल्टी मैंने अभी कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करे? एक कराए ना? आपको मल्टीपल करने हैं। यूजर से मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा लेना है। बिल्कुल एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ेगी आपको। यूजर से मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा लेना है, डेटा लेकर डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। ठीक है? पूछते जाना है, कंटिन्यू करना है। क्या? जब तक यूजर हाँ बोलता रहे डेटा लेते रहे। जब वो मना कर दे, सबसे पहले आप दिखाएं कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और फिर एक नाम मांगे, सॉरी रोल नंबर मांगे, उस रोल नंबर वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएं। प्रोग्राम का रन टाइम इंटरफेस मैंने आपके लिए जनरेट करा दिया है। ये आपके प्रोग्राम का रन टाइम इंटरफेस है। आप देख पा रहे होंगे प्रोग्राम जब रन हुआ तो यूजर से उसने पहला रिकॉर्ड मांगा। पहला रिकॉर्ड यूजर ने अमित का दिया। ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। डेटाबेस में चला गया। पूछा और इंसर्ट करना है, यूजर ने कहा हाँ करना है। प्रोग्राम ने सेकंड रिकॉर्ड लिया, डेटाबेस में चला गया। अब यूजर ने बोल दिया नहीं नहीं करना है। प्रोग्राम ने बताया 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, किसका रिकॉर्ड सर्च करना है? यूजर ने कहा 102। 102 वाला स्टूडेंट कौन है? रवि। तो रवि का नाम डिस्प्ले हो जाए, और मैं 102 की जगह 103 दे दूं तो? फटाफट। 102 की जगह 103 दे दूं तो? वेरी गुड, मुझे मैसेज मिलना चाहिए नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर है? ठीक है, तो ये करके आपको लाना है। ये करके लाइए। अगले लेक्चर में इसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लेंगे और बात करेंगे क्वेरी मेथड के बारे में। हायर सेंस के डॉक शेयर करा दीजिए, मैं बोल दूंगा अफरोज सर को। ऋषिकेश, मॉड्यूल 2 का सिलेबस में टीम को बोल दूंगा, आपके ग्रुप में दे देंगे, आप आराम से चेक करना, मैच करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।